हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 19 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, तो जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला आपका प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि। परियोजना विधि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो परियोजना विधि है यह छात्र केंद्रित मानी जाती है, तो सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या मानी जाती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन आता है वही आपका सीखना होता है, वही आपका अधिगम है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। शिक्षण प्रक्रिया के पहले चरण में अगर आप लोग देखेंगे तो उद्देश्य आते हैं। उद्देश्य का निर्धारण करना होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक शक्ति के रूप में होती है। यहाँ पे जो अधिगम की दर है वह तेज हो जाती है, जो सीखने की दर है उससे रुचि आती है, तेजी आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लूम ने किया था। आप लोगों ने यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, तो शिक्षण जो उद्देश्य है इसका जो वर्गीकरण है ब्लूम ने ही किया था। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति में संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र आपको दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान और समझ हो जाएगा। जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि का जो चयन है वह विषय वस्तु और जो छात्रों की आवश्यकता है उसी के अनुसार किया जाता है। जिस प्रकार की विषय वस्तु रहेगी या जिस तरह के छात्रों को जिन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी उसी के आधार पर उसी के बेस पे शिक्षण विधि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र जानकारी देना। जो व्याख्यान विधि होता है, व्याख्यान विधि में देखेंगे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक यहाँ पे बहुत जल्दी में जानकारी दे सकते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि की जो विशेषता है हो जाएगा शीघ्र जानकारी देना। जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि में क्या प्रमुख होता है। प्रश्नोत्तर विधि दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा संवाद आधारित शिक्षण है। इसमें संवाद होता है और इसमें जो शिक्षक रहते हैं, छात्र रहते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रायोगिक विधि में क्या आवश्यक है। प्रायोगिक विधि दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रयोगशाला या सामग्री आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि परियोजना विधि का सूत्र किसने दिया। जो देखिए आपकी परियोजना विधि है, परियोजना विधि का जो सूत्र है या जो परियोजना विधि है वह किलपैट्रिक ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को संगठित बनाना। पाठ योजना से क्या होता है कि जो भी कुछ पढ़ाना है वह व्यवस्थित रूप में हो, उसका उद्देश्य पहले ही निर्धारित हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षण है उसी को संगठित बनाने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हार्वर्ड की जो पाठ योजना है उसमें कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो राइट आंसर है वह होगा 5। जो हार्वर्ड की पाठ योजना थी, पाठ योजना में उन्होंने 5 चरण को बताया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। माइक्रो टीचिंग दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को विशेष कौशल सिखाना। शिक्षक को क्या करना, विशेष कौशल सिखाना। जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए यह किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें अलग अलग जो स्किल होती है उसको डेवलप करने के लिए यह किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है।
सूक्ष्म शिक्षण की बात किया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 मिनट का होता है। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है यह 5 से 10 मिनट का ही होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रभावी कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रभावी कक्षा वातावरण तो यह देखेंगे हो जाएगा आपका जो सहयोगपूर्ण हो और उत्साहवर्धक हो, वही आपका प्रभावी कक्षा वातावरण है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पाठ्य पुस्तक का मुख्य कार्य क्या है। पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन की दिशा होना। पाठ्य पुस्तक में क्या रहता है, अध्ययन की दिशा देना रहता है कि क्या पढ़ना है, उसकी दिशा डिसाइड होती है पाठ्य पुस्तक से, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी बुक्स हैं। अगला है आपका यहाँ पे पुस्तकालय छात्रों के लिए क्या कार्य करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म अध्ययन का अवसर देता है। जो पुस्तकालय होता है, जो आपका यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में क्या होता है कि आत्म अध्ययन का आपको अवसर मिल जाता है, स्व अध्ययन का अवसर मिल जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति और धैर्य होना चाहिए। जो एक आदर्श शिक्षक है या जो एक अच्छा शिक्षक है उसकी विशेषता या अगर आपसे गुण पूछ लिया गया तो उसके अंदर देखेंगे सहानुभूति रहती है। दूसरा आपका धैर्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो शिक्षक होते हैं वह धैर्यवान रहते हैं, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में सुधार करना। देखिए जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या होता है कि शिक्षण में बिल्कुल लास्ट में होता है और उद्देश्य पूछा गया है जो कुछ भी आप यहाँ पे शिक्षण में सीखेंगे उसका मूल्यांकन के माध्यम से आपको पता चलता है कि उसमें क्या त्रुटि है और उसमें आप सुधार करते हैं, जो भी कुछ सीखे हैं उसमें सुधार करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आकलन का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की प्रगति का जो सतत मूल्यांकन है वही आपका आकलन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकलन में क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थी की कितनी प्रगति कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में वह कितनी प्रगति कर रहे हैं उसका लगातार यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है वही आकलन है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षक का वेतन है वह पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे पाठ्यक्रम में क्या आ जाएगा, जैसे आपका उद्देश्य हो गया, सामग्री हो गया, मूल्यांकन हो गया, यह सब का सब पाठ्यक्रम में आएगा, लेकिन जो यहाँ पे शिक्षक को वेतन मिल रहा है, जो तनख्वाह मिल रही है वह पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है उस समय जो विद्यार्थी की आवश्यकताएं, जो उनकी नीड है उसको देखा जाता है, समाज की अपेक्षाएं, समाज क्या चाहता है उसको देखा जाता है, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण आप देंगे उससे उसका उद्देश्य क्या है, उससे बच्चे क्या करेंगे, यह सब देखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा उपरोक्त सभी होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का जब भी यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्माण होता है तो उसमें इन सब पॉइंट को ध्यान दिया जाता है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक है वह कारक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी की रुचि है। अधिगम देखेंगे यहाँ पे जो प्रभावित करने वाला कारक होता है, इसमें अधिगम यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं उसकी रुचि देखा जाता है। अगर विद्यार्थी की रुचि है तभी वह कुछ सीखेगा, अगर विद्यार्थी की रुचि नहीं है तो वह कुछ भी नहीं सीखने वाला है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन को रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए। शिक्षण जो सहायक सामग्री होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर लाते हैं जिसकी वजह से देखेंगे जो बालक होते हैं वह अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बुक के माध्यम से या आप थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा, आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको दिखाया जाता है, तब आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो अध्ययन है उसको रोचक बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि दृश्य सामग्री का एक उदाहरण कौन है। दृश्य सामग्री दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चार्ट है। चार्ट में क्या होता है, चार्ट आपको शो होता है, दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार्ट आपको दिखाई देता है इसलिए वह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। बाकी यहाँ पे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, भाषण, ये आपको श्रव्य के माध्यम में आते हैं, सुनाई देते हैं सिर्फ। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, वह कौन सी सामग्री है जो आपके यहाँ पे जो शिक्षण होता है उसमें यूज हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्म।
फिल्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे या तो आपका टीवी भी ऑप्शन में मिलता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है कि व्यवहारिक शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम होता है वही आपका व्यवहारिक शिक्षण है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण की सफलता किससे आंकी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से। कोई भी शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है, उसमें यहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उन्होंने क्या सीखा, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों ने कितना सीखा, अगर बच्चे अच्छे से सीख चुके हैं तो उसी से शिक्षक की सफलता को आंका जाता है कि शिक्षक ने अच्छी से यहाँ पे उसको प्रेजेंट किया या पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि अधिगम की स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति और अभ्यास। अधिगम का मतलब होता है सीखना या आपका लर्निंग होता है। सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, पुनरावृत्ति होगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बार बार करना होगा। अभ्यास का मतलब होता है उसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो यह क्या है आपका अधिगम, इससे क्या होगा, स्थायित्व होगा। जो भी कुछ सीखे हैं वह आपके यहाँ पे अस्थायी हो जाएगा, काफी दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था। चंपारण ए वाले में दिया गया, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसको क्रस्ट या परपर्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनाया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसको अपनाया गया। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है उसको कब लागू किया गया, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि अपनाया गया था, तो यह देखेंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर 1949 होगा। तो यह पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार में देखेंगे सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शून्य की खोज किसने की थी, जो शून्य की जो खोज है वह किए थे आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं, जो नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला है जो लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वैशाली जिला है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल रक्त कणिकाओं जो आरबीसी है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका अगर यहाँ पे कार्य की बात कर लिया गया तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है। भारतीय संसद है, संसद में देखेंगे 2 सदन है, जो 2 सदन आते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा रहती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर है जो विद्या का नगर कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा हो जाएगा। नालंदा होगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।